हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना क्लास 12 की केमिस्ट्री सीख रहे थे, जिसमें हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें हमने पूरी जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्प्लीटली सीख ली थी। तो अब ना सिर्फ एक टॉपिक बाकी रह गया है केमिकल काइनेटिक्स का, अरेनियस इक्वेशन। वो ना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं एग्जाम में। तो एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम, उसके बाद हम यूनिट रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है उसकी ट्रिक देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है एग्जाम में। आपको क्या दिया हुआ है, राइट द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन। इस रिएक्शन का आपको डाटा दिया हुआ है, इनिशियल रेट दिए हुए हैं, यानी R1 R2 R3। ये क्या है, आपकी इनिशियल रेट है R1 R2 R3, और उसके आपको बी ए का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है तीनों R1 R2 R3 के लिए, और बी का कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है। इस पर से आपको रेट लॉ बताना है इस रिएक्शन का। तो ये ना, अगर आपको स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आया तो इसका पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लिखना है वो मैं अभी बताऊंगी। उसके बाद इसकी शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे कि अगर यही क्वेश्चन नीट में आता है तो इतना टाइम तो हमारे पास रहता नहीं है कि हम वन बाय वन सारे स्टेप्स लिखकर सॉल्व करें। तो इसकी फिर शॉर्ट ट्रिक भी हम देखेंगे। तो पहले हम देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो अभी देखो, रेट क्या होता है, किसी भी रिएक्शन का रेट लॉ हमें क्या बताता है। रेट लॉ हमें बोलता है कि रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। तो देखो, अगर आपको ये x और y पता रहे, अगर इनके ऑर्डर्स पता रहे, यानी a के रिस्पेक्ट में इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, b के रिस्पेक्ट में इसका ऑर्डर क्या है, तो अगर आपको ये x और y की वैल्यू पता रहेंगी तो आपको इस रिएक्शन का रेट लॉ पता रहेगा। यानी रेट लॉ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये x और y की वैल्यू, इनके क्या ऑर्डर्स है रिएक्शन के। यानी हमको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है इस रिएक्शन के लिए, सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है इस रिएक्शन का। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, जी जब भी आपको ये इस तरह से टेबल दिया हुआ रहे ना और रेट लॉ वगैरह पूछे, तो आप सबसे पहले तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल लो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो क्या होता है, रेट R1 इज इक्वल्स टू, R1 है हमारा, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y, और R2 क्या होगा, R2 इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। अब देखो, इसको मैं नाम दे देती हूँ इक्वेशन 1, इसको नाम दे देती हूँ इक्वेशन 2। ये है इक्वेशन 1, ये है 2, ये है 3, ये तीन इक्वेशंस हमारे हैं। तो देखो, R1 और R2 में ये 0.2 दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो जब हमारा कांस्टेंट है तो तब हम इनके कंपेयर करेंगे, यानी B तो हमारा कांस्टेंट है, तो हम A की रिस्पेक्ट में देखेंगे रेट कितना चेंज हो रहा है। तो देखो, मैं लिखूंगी R2 डिवाइडेड बाय R1, क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1, डिवाइड करेंगे हम R2, लिखना होगा आपको, जो स्टेट बोर्ड में ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपको लिखना होगा R2 डिवाइडेड बाय R1, पहले तो लिखना होगा फ्रॉम रेट लॉ। फ्रॉम रेट लॉ से हमारा रेट आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू ए टू द पावर x इंटू बी टू द पावर y। ये वन इक्वेशन, फिर उसके बाद में इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, मतलब हम 2 को काय से डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 1। तो देखो क्या है, 2 R क्या है, 4:10 रेज़ टू दी पावर, सॉरी R2 को डिवाइड कर रहे हैं हम, 6:10 रेज़ टू दी पावर -5 डिवाइडेड बाय 4:10 रेज़ टू दी पावर -5। रेट क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू K इंटू ए टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर y। मतलब रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए टू दी पावर x और बी टू दी पावर y। ये K तो कांस्टेंट है ना, तो ये A क्या है हमारा, देखो जब हमारा R2 है तो A है हमारा 0.6, और डिवाइडेड बाय R1 के लिए क्या है, A 0.4 टू दी पावर x इंटू B क्या है हमारा, B है 0.2 R2 के लिए, और R1 के लिए B है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ये आपको क्या दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन, तो वही कॉन्सेंट्रेशन की मैं वैल्यू लिख रही हूँ, 0.2 टू दी पावर y। अब देखो, ये दोनों कांस्टेंट है तो ये दोनों तो सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0.6 डिवाइडेड बाय 0.24 टू दी पावर x। तो अब देखो ये कितना होता है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 3/2 क्या होता है, 1.5।
अब ना मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूंगी तो यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/6/4। तो ये भी 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 होता है, यानी 3/2 1.5 टू दी पावर x। और ये तो कैंसल ही हो गया, पूरा 1 आ जाएगा, ये सेम है इसलिए। तो देखो 1.5 ये क्या है, रेट है, ये क्या है R2 डिवाइडेड बाय R1 है, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू ये इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x टू b टू दी पावर y, ये हमने लिखा है। तो अब देखो ये और ये दोनों इक्वल कब होंगे, अगर मैं इसकी पावर 1 कर दूं, यानी x को अगर मैं 1 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा 1.5 इक्वल टू 1.5, यानी ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे सेम। तो इन दोनों को सेम ही लाना रहता है हमें। x की ऐसी क्या वैल्यू हम पुट करेंगे कि ये दोनों सेम आ जाएंगे। तो देखो अगर मैं x की वैल्यू क्या रखती हूँ, x की वैल्यू रखती हूँ 1, तो ये दोनों आ जाएंगे सेम, यानी x मेरा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा 1। तो a की रिस्पेक्ट में मतलब यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, a की रिस्पेक्ट में ये क्या है रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम इस पर से y की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू आ गई 1, y अब हमको निकालना है, यानी b के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है निकालना है। तो देखो b कहाँ चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे तो b कांस्टेंट है, यहाँ से यहाँ b डबल हो रहा है 0.2 से 0. तो जब b डबल हो रहा है तो रेट पे इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, अब ये हम देखेंगे, यानी R3 डिवाइडेड बाय R1 हम करेंगे, क्योंकि R देखो हमको क्या निकालना है, b निकालना है। तो ये R2 डिवाइडेड बाय R1 करेंगे हम, तो ये दोनों तो सेम है, कैंसल हो जाएंगे, इसलिए आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना है। तो ये देखना होगा कि ये कहाँ चेंज हो रहा है, ये यहाँ पे डबल हो रहा है। तो देखो R2 डिवाइडेड बाय R1 हमारा क्या हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल्स टू a टू दी पावर x R3 डिवाइडेड बाय R1। R3 में a की क्या है, a का कॉन्सेंट्रेशन है 0.8 और a का कॉन्सेंट्रेशन है R1 के लिए 0.4 टू दी पावर x। अभी देखो इनटू, अब ना a के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख रही हूँ x की वैल्यू हमें पता है क्या है 1 है, इंटू b टू दी पावर क्या है, b क्या है 0.4, b R3 के लिए b क्या है, ये R3 के लिए ये हमारा b है 0.4। अब ये R1 के लिए b क्या है 0.2 टू दी पावर y। अब देखो ये है x, ये हमें पता है ये x कितना आया हमारा 1, तो ये मैंने यहाँ लिखा 1। तो ये पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, ये क्या हो जाएगा 8/4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा हमारा 2। तो ये R3 और R1 क्या है, R3 और R1 की मैं वैल्यू लिखती हूँ R3 अपॉन R1। R3 है 3.4/10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 4/10⁻⁻, ये सॉरी 3.2 है, 3.2 है ये, इस टू 10⁻⁻5। अब ना देखो इसकी मैं वैल्यू इंक्रीज कर रही हूँ तो पावर क्या होंगी, डिक्रीज होंगी, और -4 बड़ा होता है डिक्रीज होंगी, यानी इससे कम होंगी, इससे कम वैल्यू क्या रहती है -5। तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी 32 मैं इसको लिखती हूँ। देखो ये 3.2/10⁻⁻4 था, तो जब मैं वैल्यू बढ़ा रही हूँ यानी पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट कर रही हूँ, मैं इसको लिख रही हूँ 32.0। तो वैल्यू बढ़ रही है तो इसकी पावर कम होगी 10⁻, तो ये -4 है। अब एक और कम होंगी तो कम होंगी यानी -5 होंगी, क्योंकि इस तरफ वैल्यू और ज़्यादा डिक्रीज होती है, इससे एक कम और -6 होती है इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा ये 32/10⁻⁻5, 10⁻⁻5 से -5 कैंसल, 4 8 ज़ा 32, तो ये आ जाएगा 8 इज इक्वल्स टू ये 2 इंटू ये पॉइंट यहाँ से हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4/2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 टू दी पावर y। अब देखो इसकी पावर में क्या लिखूंगी कि ये इक्वल आ जाएगा मेरे 8 के। अगर मैं y को लिखती हूँ y इक्वल्स टू 2, तो ये 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4, 4 2 ज़ा क्या हो जाएगा 8, तो ये आ जाएगा मेरा 8 इक्वल्स टू 8। इसलिए y क्या होगा हमारा, y होगा 2। तो इसलिए ये रिएक्शन x इज इक्वल्स टू 1 है, y इज इक्वल्स टू 2 है। तो ओवरऑल इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है,
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है हमारी x प्लस वाई, यानी 1 प्लस 2। ओवरऑल पूरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारी क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब इसका रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ हमारा क्या होता है, रेट इज इक्वल्स टू k इंटू ए टू दी पावर x इंटू बी टू दी पावर 1। तो ये x है हमारा 1, इसलिए ये हो जाएगा a टू दी पावर 1 b टू दी पावर 2। तो ये हमारा इस रिएक्शन का रेट लॉ। तो सिंपली रेट लॉ निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से हम इससे निकालते हैं। तो अब देखो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कैसे हम निकालेंगे। आपको निकालना है ए की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है और बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। रेट इज इक्वल टू बी की रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है। अब देखो रेट हमारा क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ देखो ये कांस्टेंट है दोनों भी। तो जब ये कांस्टेंट है तो तब देखो इस पे क्या चेंज हो रहा है, जब बी हमारा कांस्टेंट है तो देखो ए पे क्या चेंज हो रहा है। तो ये जब हमारा 4 से 6 हो रहा है, ये क्या हो रहा है 0.6 से 0.4 हो रहा है। तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, अगर मैं इसको पॉइंट हटा दूँ तो ये इसका मतलब है कि ये 4 से 6 हो रहा है। तो तब ये भी तो 4 से 6 हो रहा है। देखो जब ये b वाला कांस्टेंट है, यानी कांस्टेंट मतलब यहाँ भी सेम है यहाँ भी सेम है। तो जब b कांस्टेंट है तो a का रेट कंपेयर करो, यानी x की वैल्यू हम निकालेंगे, a का रेट कंपेयर करें। तो जब ये 4 से 6 हो रहा है तो ये भी 4 से क्या हो रहा है 6 हो रहा है। यानी ये अगर मैं डबल करूँ, ये अगर इसका मतलब क्या है, ये 1.5 से इंक्रीज हो रहा है। 4 से 6 हो रहा है मतलब 1.5 से, अगर 4 से 8 होता था तो मतलब डबल होता था, 2 से इंक्रीज होता था, डबल होता था। अब ये 1.5 फैक्टर से इंक्रीज हो रहा, तो ये भी हमारा 1.5 फैक्टर से इंक्रीज, 1.5 इज इक्वल टू 1.5। अब मैं इसकी पावर 1 रखूंगी तो ये क्या हो जाएंगे दोनों इक्वल, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक्स हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब ना बी के लिए चेक करेंगे हम। तो अब बी के लिए अगर हम चेक कर रहे हैं तो देखो ए कहाँ पे कांस्टेंट है, तो हमें दिख रहा है कि इसमें तीनों में से एक भी जगह ए कांस्टेंट नहीं है। तो अब क्या करेंगे हम, अब हम सिंपली ये करेंगे कि मतलब ये जब डबल हो रहा है तो ये कितना चेंज हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है, यानी ये कितना हो रहा है 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4। R3 का निकाल रहे हैं ना हम इसके लिए कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो ये होगी 0.8 R3 32/10⁻⁻5 जैसे अभी हमने किए। क्योंकि अभी देखो हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है। अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रहता था, सपोज ये अगर कांस्टेंट रहता था, ये अगर कांस्टेंट रहता था यानी ये सेम है, तो अब हम सिंपली ये देखते थे कि बी डबल हो रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो रही है 4 8 ये 8 टाइम इंक्रीज हो रही है, यानी ये डबल हो रहा है तो ये क्या हो रहा है 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। तो 2⁻³ इज इक्वल्स टू 8, तो यानी इसका ऑर्डर रहता था 3 बी के रिस्पेक्ट में। लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है, ये यहाँ पे 0.8 लिखा हुआ है, 0.8 ये डबल हो रहा है। तो अब हमको ये R3/R1 से ही निकालना होगा, यानी ऐसा ही हमको सॉल्व करके देखना होगा। तो ये 32/10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय कितना है 4/10⁻⁻5 इज इक्वल्स टू ए कितना है 3 के लिए 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4। ऑर्डर है हमारा x आया 1 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 2 टू दी पावर y, ये हो जाएगा 4 8 जा 32। 2 टू दी पावर y कितनी आएंगी फिर 2 अगर मैं इसको 2 रखती हूँ 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी y हमारा क्या आ जाएगा 2। अगर ये कांस्टेंट नहीं है यानी तीनों चेंज हो रहे हैं तो फिर आपको इस तरह से R3 डिवाइडेड बाय R1 करना होगा। इस तरह से आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं। इसके बाद देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसी तरह का। एक क्वेश्चन है हमारा R दिया हुआ है, R 8/10⁻⁻⁵ 3.2/10⁻⁻⁴ 6.4/10⁻⁻⁴ 8/10⁻⁻⁵। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, B और C दिए हुए।
ए है 10 10 20 10 मोलार। एम का मतलब है मोलार यानी मोल पर डीएम क्यूब, डीएम क्यूब इनवर्स। मोलार कैपिटल एम मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन। 10 20 10 10 10 10 10 20। तो अब ना हम किसका निकालेंगे, देखो ए के लिए निकालते। तो देखो ए वाला डबल कब हो रहा है, ए वाला इसमें डबल हो रहा है, यानी ए के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो निकाल रहे। तो देखेंगे हम कि ए वाला कब डबल हो, जब ये डबल हो रहा तो ये दोनों कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है दोनों तो हम डायरेक्टली ट्रिक यूज करेंगे। अगर ये कांस्टेंट नहीं रहते, ये भी डबल हुआ रहता, तो फिर हम R3 डिवाइडेड बाय R1 से करते। लेकिन अभी कांस्टेंट है इसलिए डायरेक्ट देखेंगे। ये डबल हो रहा है, 2 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब 2 से डबल हो रहा है। तो देखो ये कहाँ से इंक्रीज हो रहा, ये यहाँ डबल हो रहा है ना, तो ये वाला चेक करो। इसको मैं लिख देती हूँ 64/10⁻⁻5। तो 8 8 जा 64 होता है, यानी 8 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये जब 2 से इंक्रीज हो रहा है डबल, तो ये 8 टाइम इंक्रीज हो रहा, 8 टाइम इंक्रीज हो रहा। देखो ये यहाँ से यहाँ डबल हो रहा, तो ये यहाँ से यहाँ 8 हो रहा, तो 2 = 8। तो 2 की कितनी पावर मैं लूंगी तो ये इक्वल टू 8 आ जाएंगे। 2 to the power 3 = मेरा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 3। अब देखो ये b की ऑर्डर क्या होगी, देखो b कहाँ डबल हो रहा है, यहाँ डबल हो रहा है, यानी 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई करे, 2 से डबल हो रहा है। तो ये देखो अब ये क्या हो जाएगा, ये 3.2 है। मैं इसको 32/10⁻⁻5 लिखती हूँ, क्योंकि ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर 8 4 जा 32, यानी ये 4 से इंक्रीज हो रहा है। देखो ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये 4 से, तो 2 = 4। इसकी मैं कितनी पावर दूंगी, तो ये 4 के इक्वल आ जाएंगे। जब मैं यहाँ 2 रखूंगी तो ये क्या आ जाएगा, 4 के इक्वल आ जाएगा, यानी y की वैल्यू क्या आ रही है, 2। b के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड ऑर्डर। अब c के रिस्पेक्ट में, c कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे सब में तो कांस्टेंट है, यहाँ देखो डबल हो रहा है, यानी 2 से फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, 2 से। अब यहाँ पे देखो इसमें यहाँ से यहाँ फर्स्ट वाले से फोर्थ वाले तक, तो ये 8/10⁻⁻5 है, ये भी 8/10⁻�5 है, यानी सिंपली सेम ही है, कांस्टेंट ही है। तो यानी ये चेंज ही नहीं हो रहा, इसलिए इसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या होगी, ये 1 कब आएगा, जब मैं 2 की पावर 0 लिख दूंगी। ये क्या आ रहा है मेरा 1, तो ये 2 = 1 कब आएगा, एनीथिंग रेज टू क्या होता है, 0 = 1। यानी देखो रेट कॉन्सेंट्रेशन डबल करने से भी रेट पे कोई फर्क नहीं हो रहा। तो ये हमारी कौन सी रिएक्शन रहती, जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। कितना ही रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर लो आप, उसके रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डबल हो रहा सी का, तो भी रेट सेम ही है, 8/10⁻⁻5 8/10। तो फिर सी के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन हमारी क्या होगी, जीरो ऑर्डर। तो ये होगा हमारा इसका रिस्पेक्ट में जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट लॉ हमारा क्या हो जाएगा, रेट = K × A⁴ B⁴ और C के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन क्या है, जीरो ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, टोटल 5th ऑर्डर रिएक्शन ही हमारी हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस पर से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। उसके बाद ना अब हम यूनिट रेट कांस्टेंट की यूनिट की ट्रिक देखेंगे। ट्रिक फॉर यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो क्या होता है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले जीरो ऑर्डर, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ट्रिक फॉर फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपना रेट और यहाँ रेट कांस्टेंट। तो देखो रेट का यूनिट तो सभी में, रेट का यूनिट सभी में क्या रहेगा, मोल dm³ इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मोल सेकेंड इनवर्स। रेट का यूनिट सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा।
रेट कांस्टेंट का यूनिट जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी क्या लिए क्या रहता, मोल dm क्यूब सेकेंड इनवर्स, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या रहता, ओनली सेकेंड इनवर्स। अब निकालेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रहता सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट का यूनिट क्या रहता। तो इसका ना एक जनरल फॉर्मूला है रेट का यूनिट निकालने का, रेट कांस्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 - 1 इंटू सेकेंड टू दी पावर -1। ये है हमारा जनरल ट्रिक। इसमें अब देखो आप कोई भी इसका आप रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं। n क्या है, n इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब मैं जीरो ऑर्डर के लिए निकालती हूँ। देखो जीरो ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर n इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 - 0, 1 - 0 मतलब 1 सेकेंड इनवर्स। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोल dm क्यूब सेकेंड इनवर्स, इसकी पावर 1 मतलब ये यही। तो देखो यही यूनिट आया ना हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालती हूँ मैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैं n की वैल्यू क्या रखूंगी, 1, कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 माइनस, अब n ऑर्डर कितना है, 1 सेकेंड, 1 - 1 क्या होता है, 0, और एनीथिंग रेस्ट टू 0 क्या होता है, 1, इसलिए इसका यूनिट है सेकेंड इनवर्स। इसका यूनिट क्या है, सेकेंड। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम निकालेंगे n, 1 - n, n की वैल्यू अब क्या आएंगी, n इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर 1 - 2 इंटू सेकेंड, 1 - 2 मतलब क्या होगा, -1, कॉन्सेंट्रेशन टू दी पावर -1 सेकेंड इनवर्स, कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1। तो कॉन्सेंट्रेशन हमारा क्या रहता है, मोल dm क्यूब इनवर्स, इसकी पावर -1 सेकेंड इनवर्स। अब इसकी पावर में जब अंदर लेके जाऊंगी तो ये क्या हो जाएंगे, मोल की पावर -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, dm क्यूब इसकी पावर प्लस हो जाएंगी, और ये सेकेंड। तो ये हमारा यूनिट रहता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, मोल -1 dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में। अब हम निकालेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा, 1 - 3 यानी क्या आ जाएगा, -2। तो ये हो जाएगा मोल -2 dm। अब देखो dm क्यूब रहता -3, इसकी पावर -2, तो ये 3 2 का क्या रहता, 6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +6 सेकेंड में। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट का यूनिट है सेकेंड। ये नोट करके रखो, आपको ना नीट में एमसीक्यूज में पूछता है कि बताओ रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो क्या यूनिट होगा, -2। देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तो आपको याद ही है, फर्स्ट ऑर्डर का रहता सेकेंड इनवर्स और जीरो ऑर्डर का रहता मोल पर dm क्यूब सेकेंड इनवर्स। अब इनकी कैसे याद रखेंगे, तो सिंपली याद रखो सेकेंड ऑर्डर में हमेशा क्या होता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है, -1। फिर थर्ड ऑर्डर में यहाँ पे -2 आ जाता है। फिर फोर्थ ऑर्डर में यहाँ पे क्या आ जाता है, मोल -3 आ जाता है। फिर फिफ्थ ऑर्डर में यानी -4 आ जाएगा। ये हमारा सेकेंड एक कम हो रहा है, यानी सेकेंड के लिए -1 एक कम है, थर्ड के लिए 3 के लिए एक और कम, यानी -2 यहाँ पे आ रहा है। और देखो मोल माइनस में आता है, dm प्लस में आता है, उल्टा हो जाता है। तो इस तरह से आप सेकेंड और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट याद रख सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, ट्रिक क्या है हमारी, 1 - n सेकेंड इनवर्स। ये है रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, जनरल रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का। और रेट का यूनिट तो सभी में सेम ही रहता है। अब ना आपको क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ कौन सी ऐसी रिएक्शन है जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट दोनों का यूनिट सेम रहता। तो कौन सी रिएक्शन है, याद रखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में देखो रेट का यूनिट भी सेम है और रेट कांस्टेंट का यूनिट भी सेम है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारा रेट का यूनिट और रेट कांस्टेंट का यूनिट दोनों क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, उसके बाद देखो अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट ग्राफ का। हमने ना जीरो ऑर्डर का ग्राफ देखा था, फिर उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर का देखा था। आज ना हम सेकेंड और थर्ड ऑर्डर का ग्राफ देखेंगे। जीरो ऑर्डर का ग्राफ रहता था हमारा इस तरह से AT वर्सेस T, और फर्स्ट ऑर्डर का रहता था ये
ln ऑफ AT वर्सेस T, ये रहता था हमारा स्लोप माइनस के स्लोप, और ये y इंटरसेप्ट रहता था ln ऑफ A0 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और इसके लिए रहता था ln ऑफ ओनली A0। इस सेकेंड ऑर्डर का ग्राफ ना इंक्रीजिंग रहता इस तरह से 1/AT, ये यहाँ पे क्या रहेगा टाइम, और ये स्लोप रहेगा प्लस के। अब देखो मैंने बताया था ग्राफ ऐसा आ रहा मतलब स्लोप क्या है पॉजिटिव, ग्राफ ऐसा आ रहा मतलब स्लोप क्या है निगेटिव, तो ये क्या है हमारा प्लस के रहेगा स्लोप, और थर्ड ऑर्डर का रहेगा 1/AT² और वर्सेस T। 1/AT वर्सेस T किसका रहता, सेकेंड ऑर्डर का 1/AT² वर्सेस T। फोर्थ ऑर्डर का क्या होगा, यहाँ पे 2k आ जाएगा, 2k। तो जनरल ग्राफ हम निकाले अगर सेकेंड ऑर्डर से लेके आगे, तो जनरल ग्राफ हमारा ऐसा आता 1/AT⁴ n-1 और यहाँ पे n-1k, ये हमारा जनरल, ये सेकेंड ऑर्डर से लेके ऑनवर्ड। देखो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के तो मैंने याद दिखाई थी, अब सेकेंड के आगे सारों की ग्राफ आप इस फॉर्मूले पे से निकाल सकते हैं। यानी देखो अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 सिंपली 1, इसलिए मैंने सिर्फ 1 लिखा, 1/AT। ये 2 - 1 क्या हो जाएगा 1, इसलिए 1। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालूंगी तो ये 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, AT का स्क्वायर, 3 - 1 ये क्या हो जाएगा 2k। इस तरह से फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा ये AT का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 3k। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ आगे के सारे रिएक्शन के ग्राफ कैसे रहेंगे ऐसे। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ कि रेट 1/AT वर्सेस T, तो हमारा क्या आएगा ये ग्राफ आएगा, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू रहेगी 1/A0, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेंगी y इंटरसेप्ट की 1/A0 का स्क्वायर। ये आपको स्टेट बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन नीट में आपको क्वेश्चन आते हैं कि बताओ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ कैसा रहेगा। तो आपको यहाँ पे स्क्वायर दे देगा, क्यूब दे देगा, या फिर AT दे देगा सिंपली। तो ये क्या रहता 1/AT रहता, और ये y इंटरसेप्ट क्या रहता 1/A0, और ये जो रहता है ये स्लोप इंक्रीज। बाकी के आगे के सारे ग्राफ इंक्रीजिंग रहेंगे, सिर्फ जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की ग्राफ ऐसे हमने डिक्रीजिंग लिखा है। क्यों इंक्रीजिंग रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे हम 1/AT प्लॉट कर रहे हैं। AT अगर प्लॉट करते थे तो वो भी डिक्रीजिंग ही आता, क्योंकि रिएक्टेंट तो हर रिएक्शन में कम होते ही जाएगा। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो रिएक्टेंट तो कम होगा ही, क्योंकि रिएक्टेंट खत्म होते जाएगा। लेकिन फिर भी इंक्रीजिंग ग्राफ इसलिए आ रहा है क्योंकि हम 1/AT प्लॉट कर रहे हैं, AT नहीं 1/AT प्लॉट कर रहे हैं। अगर AT प्लॉट करते थे ना तो ग्राफ इस तरह से डिक्रीजिंग ही आता था। तो ये थे सारे ग्राफ। अब देखो बस एक पॉइंट रह गया है T½ का, ये ग्राफ नोट कर लो सेकेंड और थर्ड ऑर्डर के लिए क्या होंगे, और जनरल फॉर्मूला भी नोट कर लो क्या होगा AT⁴ n-1k, यानी इस तरह से आप सारे आगे की ग्राफ निकाल सकते हैं। उसके बाद देखो T½ का एक कॉन्सेप्ट देख लो। T½ हमारा जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है A0⁴ n-1। सो देखो T½ A0⁴ n-1, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है हमारी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो T½ क्या होगा n, मतलब n = ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। देखो हमने रेट कांस्टेंट में 1 - n लिखे थे, हाँ यहाँ पे n-1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाए n होता है ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या हो जाएगा ये A0⁴ मतलब 0। इसका मतलब है कि ये 0, एनीथिंग रेज टू 0 क्या होता है 1 होता है। इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का T½ क्या रहता है इंडिपेंडेंट रहता है कॉन्सेंट्रेशन। ये हमने पिछली क्लास में देखा है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का क्या रहता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है T½ देखो n-1, 0 - 1 -1 ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा +1, तो इसलिए ये क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा। इसलिए T½ हमारा क्या रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है A0 के। किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल। सेकेंड ऑर्डर के लिए टी हाफ क्या होगा, टी हाफ देखो, टी हाफ n माइनस वन, 2 माइनस वन यानी 1 आ जाएगा, 2 माइनस वन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A0। देखो ये नोट करके रखो आप पूरे तीनों भी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टी हाफ इंडिपेंडेंट, सेकेंड जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये फॉर्मूला भी नोट करके रखो n माइनस वन का टी हाफ का रिलेशन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता, यानी ये 2 माइनस वन क्या आ जाएगा 1। फिर थ्री ऑर्डर